नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया ठाकुर और लेकर आई हूं आपका फेवरेट शो आवाज एंटरप्रेन्योर। यहाँ हम बात करते हैं उन ब्रांड्स की जो भारत में इनोवेशन और क्वालिटी के नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम के नए ट्रेंड्स, इंस्पायरिंग स्टार्टअप स्टोरीज और स्टार्टअप वर्ल्ड के बड़े मुद्दों पर भी होगी चर्चा। फूड लेबलिंग एक ऐसा काम है जिसमें घंटों बीत जाते हैं, लेकिन अब टेक्नोलॉजी की मदद से इसे मिनटों में किया जा रहा है। भारत का पहला एआई इनेबल्ड फूड लेबलिंग प्लेटफॉर्म लेबल ब्लाइंड ने फूड कंपनियों का सबसे बड़ा सिरदर्द हल कर दिया है। फूड लेबलिंग के नियमों को डिजिटाइज करने वाला लेबल ब्लाइंड देश का सबसे इनोवेटिव प्लेटफॉर्म बन चुका है। एआई और डेटा इंटेलिजेंस के चलने वाला ये स्टार्टअप अब भारतीय और ग्लोबल कंपनियों के लिए कंप्लायंस को तेज, आसान और भरोसेमंद बना रहा है। अब इस मिशन को नई रफ्तार देने के लिए कंपनी ने जुटाए हैं $5 लाख की सीड फंडिंग। इससे कंपनी की ग्रोथ को कितना बूस्ट मिलेगा, एआई फूड लेबलिंग में कितना गेम चेंजर साबित होगा, सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं कंपनी की फाउंडर रशिदा वापीवाला। रशिदा, हाय, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच श्रेया। नमस्ते। नमस्ते रशिदा। थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। माइंड प्लेजर। रशिदा, सबसे पहला सवाल यही है कि लेबल ब्लाइंड की शुरुआत कैसे हुई? मतलब आपको इंडियन फूड सिस्टम में कौन से गैप्स दिखे जिसको आपको पूरा करने के लिए आपने लेबल ब्लाइंड की शुरुआत की? जी श्रेया, देखिए, मैं एक न्यूट्रिशन साइंस बैकग्राउंड से आती हूँ। हमारा पर्सपेक्टिव ही फूड की साइंस है और वहाँ पे हमारी एक ऑब्जर्वेशन रही है कि जो हमारे हालांकि रीसेंट के स्टैटिस्टिक्स है हमारे, आप ओबेसिटी रेट्स बोल लीजिए, आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि डायबिटीज, कैंसर वगैरह के रेट्स आप देख लीजिए, फूड एडल्ट्रेशन, इम्प्योरिटी पे जो डेटा आजकल आ रहा है बाहर, ये सारे जो नंबर्स है वो काफी कंसर्निंग है। और हमारी यही एक सोच रही है कि हमारे नॉलेज के माध्यम से हम इसमें कैसे एक चेंज ला पाए। सो जब मैं ऑलमोस्ट 5-6 इयर्स बैक, जब मैं एज अ 28 ईयर ओल्ड, हमारा फर्स्ट थॉट था कि लोगों को बताए कि फूड चॉइसेस कैसे करते हैं, और तब जाके हमने लेबल ब्लाइंड की शुरुआत करी थी एक फूड रेटिंग प्लेटफॉर्म के साथ। नाउ उसमें कोई बिजनेस मॉडल हुआ नहीं। कंज्यूमर्स चाहते नहीं है कि वो इस टाइप के कंटेंट के लिए पैसे दे, बट हाउएवर वी गॉट द आई ऑफ एफएसएसएआई और जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है, उन्होंने हमारे काम को की सराहना की है और हमें फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग का प्रोजेक्ट उस टाइम पे असाइन किया था। नाउ वहां से हमारी जो लर्निंग हुई है और वो जो एक वाइट स्पेस अपॉर्चुनिटी हमें मिली कि यहाँ पे कंज्यूमर्स से ज्यादा कंपनीज को जरूरत है, रेगुलेटरी प्रोफेशनल्स को जरूरत है डिजिटाइजेशन की, ऑटोमेशन की, कि किस तरह से रेगुलेटरी कंप्लायंस को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के हम एक सोल्यूशन प्रेजेंट कर पाए। ये चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया और इसके बेसिस पे हमारा पूरा सोल्यूशन बना है, एक रियलाइजेशन के बाद कि ये जो फूड लेबलिंग का कंपनीज के अंदर जो प्रोसेस है वो काफी क्रूशियल है और इसके जो नॉलेज है वो काफी सीमित है टू अ सिलेक्ट नंबर ऑफ पीपल, और बहुत सारा मैन्युअल डिपेंडेंसी है इस प्रोसेस पे। तो हम चाहते हैं कि इस लर्निंग को और इस नॉलेज हम डेमोक्रेटाइज करें, ना सिर्फ इंडिया के रेगुलेशंस के लिए बट डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए, और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के द्वारा हो पाता। इसीलिए आज फॉल्सॉल आपके सामने है, जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये दोनों सब्जेक्ट्स को मैच करवाता है और हमारे फूड एंड बेवरेज कंपनीज के लिए एक सोल्यूशन हमने तैयार किया है। काफी इंटरेस्टिंग रशिदा, लेकिन क्योंकि ये सेक्टर काफी कॉम्प्लेक्स है, रूल्स एंड रेगुलेशंस काफी जटिल है, ट्रांसपेरेंसी लाना, इसमें ट्रांसपेरेंसी स्टार्टअप करना कितना मुश्किल था? चैलेंज की आपने बात की, मैं इसी पर आना चाहूंगी, इसको और थोड़ा समझाएं हमें। राइट श्रेया, आसान नहीं रहा है जर्नी। हमें 5 साल लगे हैं यहाँ तक पहुंचने में। 3 या 4 बड़ी चीजें हमने वी हैव टेकन एज चैलेंजेस। पहला है रिसोर्स और टैलेंट। अभी ये जो टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आप बोल लीजिए, फिर रेगुलेटरी प्रोफेशनल्स बोल लीजिए, देयर इज नो मैच। दोनों अपने अपने सब्जेक्ट्स के माहिर है और इन्हें एक
प्लेटफॉर्म एक साथ लाना, ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज रहा है। सेकंड इज जो कॉम्प्लेक्सिटी है रेगुलेशंस की। रेगुलेशंस में अगर आज आप फूड के रेगुलेशंस देखें तो कैटेगरी वाइज स्पेसिफिकेशंस है। बेकरी के रेगुलेशंस, डेयरी के रेगुलेशंस, फैट्स एंड ऑयल्स के रेगुलेशंस, स्नैक्स के रेगुलेशंस, और वर्टिकली अगर आप जाए तो अलग अलग मार्केट्स है। इंडिया हो गया, कल को अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो यूएस के अलग रेगुलेशंस है, यूरोपियन यूनियन के अपने खुद के रेगुलेशंस है। तो ये जो रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज और उनकी जो बारीकियां हैं वो हमें डिजिटाइज करने में वो सेकंड चैलेंज था हमारे लिए। और इन दोनों को मिलाते हुए एक प्रोसेस तैयार करना, एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट तैयार करना जहां पे कंपनीज अपना पूरा लेबलिंग प्रोसेस ऑटोमेट कर पाए, उससे वो हमारे लिए वो तीसरा चैलेंज था हमारे लिए बनाने के लिए। एंड once we were ready with it, once we were ready with the product, हमें इनिशियल एक्सेप्टेंस में भी काफी टाइम लगा, जहां के कंपनीज ने ऐसे सोल्यूशन के बारे में सुना नहीं था। इंडिया की पहली कंपनी है हम जो फूड लेबलिंग रेगुलेशंस को डिजिटाइज करती है, तो मार्केट में ले जाने के लिए इस प्रोडक्ट को भी हमें काफी चैलेंजेस आए। तो मोटा मोटी ये 4 चीजों पे हमने काफी काम किया है और 5 साल लगे हैं हमें यहाँ तक पहुंचने के लिए। पर रशीदा, क्योंकि अभी आप कह रही हैं क्योंकि आप हर देश में ग्लोबली भी आप एक्सपैंड कर रही हैं, वहाँ भी मौजूद हैं, तो हर देश के नियम अलग होते हैं। इंग्रेडिएंट मैपिंग करना कितना मुश्किल है और इसमें एक्यूरेसी लाना कितना इम्पोर्टेंट, कैसे करती हैं आप ये? 2 बड़ी चीजें हैं यहाँ पे श्रेया जी। टाइम थोड़ा ज्यादा भी अगर टेक्नोलॉजी में हमने इन्वेस्ट कर लिया, लेट्स से हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा मॉडल है, उसमें हमने हमारी टेक टीम को 2 चैलेंजेस दिए कि आप हमें मिनट्स में यूजर्स को हमारे एक सोल्यूशन देना है, और सेकंड है एक्यूरेसी। तो पहले बात है एक्यूरेसी की, वहां पे रेगुलेटरी इज अ जीरो एरर जॉब। हमारे प्लेटफॉर्म से जेनरेट किया हुआ हर लेबल हैज टू बी 100% कंप्लायंट। तो वहां पे बैक एंड पे बहुत ज्यादा काम जाता है। हमारे डेटाबेसेस बनते हैं, इंग्रेडिएंट लेवल पे डेटाबेस बनता है, कैटेगरी लेवल पे डेटाबेस बनता है, और कंट्री लेवल पे डेटाबेस बनता है। सेकंड इज के हमें रेगुलेटरी जो हमारा स्पेस है वो कंटिन्यूसली इवॉल्विंग है। अगर आप भी न्यूज में पढ़ रहे हो तो वेरी कंटिन्यूसली एफएसएसएआई के कुछ नियम कानून नए नए आ रहे हैं, स्पेसिफिक कैटेगरीज पे आ रहे हैं, कंट्री स्पेसिफिक अगर आप देखें यूएस के कानून, कनाडा के कानून, गल्फ के कानून। वी हैव टू कॉन्स्टेंटली बी ऑन द बॉल टू कीप मेंटेनिंग रेगुलेटरी अपडेट्स। तो ये दोनों चीजें हमें बड़ी सफाई से मैनेज करनी पड़ती है पीछे, कि यूजर को जो लेबल वो जेनरेट कर रहा है या जो लेबल वो वैलिडेट कर रहा है हमारे सॉफ्टवेयर पे, वो 100% एक्यूरेट रहे। ये हमारा कोर फोकस है। इंटरेस्टिंग एंड वेरी चैलेंजिंग टू रशीदा। लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया, पहली कंपनी भारत की लेबल ब्लाइंड, इससे पहले कंपनियां कैसे मैनेज कर रही थी फूड लेबलिंग, कंप्लायंस, और एक चीज जिसने आपको भरोसा दिलाया कि नहीं ये चीज अब डिजिटल में तब्दील हो सकती है? जब हमने काम की शुरुआत करी थी कंपनीज के साथ, हम काफी कंपनीज के साथ क्लोजली काम करके हमने ये प्रॉब्लम उनके साथ समझी है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज, ये काम मैन्युअल हो रहा था, अभी भी हो रहा है। एक्सेल शीट्स पे पूरा लेबल की एक जानकारी लिख के एक रेगुलेटरी प्रोफेशनल आगे अपने मार्केटिंग टीम को या अपने डिजाइन मेकर को दे रहे हैं। जब आर्टवर्क आ रहा है वो मैन्युअली चेक करे, पेन पेपर के साथ प्रिंट आउट लेके मैंने लोगों को अंडरलाइन करते हुए देखा है कि ये यहाँ पे गलती है, ये यहाँ पे प्रूफ रीडिंग की जरूरत है। तो काफी मैन्युअल तरीके से अभी तक ये काम हो रहा है, और इसमें कंपनी के बहुत सारे रिसोर्सेज और बहुत सारा टाइम चला जाता है। एंड वी बिलीव कि हम यहाँ पे काफी डिफरेंस ला पाते हैं व्हेन इट कम्स टू सेविंग द एफर्ट ऑफ रेगुलेटरी प्रोफेशनल्स। नंबर 1, उनके काफी टाइम बचता है, उनके घंटे बच जाते हैं। और सेकंड इज कंपनी को रिस्क फ्री करने का एक तरीका भी है कि आगे जाके अगर ह्यूमन एरर की वजह से कोई चूक हो गई तो उसे भी एआई और टेक्नोलॉजी पकड़ पाए। राइट रशीदा, मैं डेटा भी देख रही थी एंड इनफैक्ट आई वुड लाइक टू कोट 80% ब्रांड आज भी लेबलिंग मैनुअली कर रहे हैं। अडॉप्शन में सबसे बड़ी दिक्कत आपको क्या नजर आ रही है? टेक्नोलॉजी या फिर अवेयरनेस नहीं है, रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी, क्या बड़ी दिक्कत है? इफ आई हैव टू पुट 2 or 3 points, नंबर 1 इज 2-3 मिसकंसेप्शंस है
अडॉप्शन की अगर मैं बात करूं कंपनीज के अंदर, नंबर वन इज के लोगों का परसेप्शन है कि एआई फ्री है, एआई इज फ्री टू यूज, और ये आपका जनरल कंसेप्शन हो गया है कंज्यूमर्स का। बट अगर आप एक फ्री मॉडल उठा रहे हो तो उसके एक्यूरेसी की कोई गारंटी नहीं है। आप चैट जीपीटी भी यूज करोगे तो नीचे लिखा है कि चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स, प्लीज चेक इंपॉर्टेंट डेटा। सो जब हम एक सीरियस बिजनेस एप्लीकेशन और एक बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, हमारा सबसे ज्यादा फोकस एक्यूरेसी पे है, और उसकी वजह से हमें ज्यादा बड़े मॉडल्स और ज्यादा तकनीकी एडवांसमेंट्स पे एम्फेसिस करना पड़ता है, एंड दैट इज कॉस्टली, राइट। सो वो एक कॉस्ट का जो बैरियर आ जाता है वो हमें एक प्रॉब्लम है, वो हमें हटाना है। एंड सेकेंड इज कंपनीज की एक्सपेक्टेशन या लोगों की एक्सपेक्टेशन हो गई है कि एआई सब कुछ कर सकता है। नाउ एक सर्टेन लर्निंग कर्व है एआई का भी और टेक्नोलॉजी का भी, और जो मॉडल्स बन रहे हैं वो काफी हद तक प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर रहे हैं, बट देयर इज स्टिल सम वर्क लेफ्ट फॉर ह्यूमंस टू डू। सो ये दोनों चीजें समझने की जरूरत है, और कंपनीज में हम यही एजुकेशन लेके जाने की कोशिश करते हैं। व्हेन वी ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेट, जब हम हमारा प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, इन दो चीजों पे बहुत ज्यादा बात होती है, एंड दिस वी बिलीव इज चेंजिंग। बट यहाँ पे हमें लगता है कि अडॉप्शन में दिक्कतें आती है कभी कभी। राइट। लेकिन अब मैं आपकी पूरी प्रक्रिया समझना चाहूँगी रशीदा जी। फोल सोल रेसिपी से लेकर प्रिंट रेडी लेबल तक ये पूरा जर्नी कैसी है और कैसे आप नेविगेट करती हैं इसको? पहले मैं बात करना चाहूंगी कि हमने प्लेटफॉर्म किस तरह से बनाया है। ठीक है। हमने एक प्लेटफॉर्म, जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल पूरा बनाते हैं, हमने एक कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स यूज किए हैं। वी यूज कंप्यूटर विजन, हमने यूज किया है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और इसे हमने बनाया है लार्ज लेवल फाइन ट्यून लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे, जो LLMs हम कहते हैं ना। उस LLMs पे हमने हमारे खुद के एल्गोरिथम्स बनाए हैं, विच फॉर रीडिंग द आर्टवर्क, विच इज योर यानी कि लेबल के ऊपर जो भी चीजें, जो भी डिक्लेरेशंस लिखी है, उसे हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसे हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे। तो उसके बाद जब वो डेटा, जब वो टेक्स्ट, जब वो इमेजेस एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी, उसके बाद एक सर्टेन सेमेंटिक अंडरस्टैंडिंग का एक स्टेप होता है, एक इंटरप्रिटेशन का स्टेप होता है, जहां पे OCR और NLP को यूज करके एकदम हाई प्रिसिशन के साथ हम रेगुलेटरी टर्म्स के एल्गोरिथम्स को उस पे अप्लाई करते हैं। कौन से क्लेम्स है, इंग्रेडिएंट्स में क्या लिखा है, न्यूट्रिशन वैल्यू पे आप टेबल्स में क्या नंबर्स है, रिलेशनशिप क्या है दो पैरामीटर्स का, एलर्जेंस का और इंग्रेडिएंट्स का। और इसके साथ हमने एक सर्टेन रूल इंजन बनाया है जो लेबल ब्रांड का प्रोप्राइटरी रूल इंजन है। उस पे हमने FSSAI के रेगुलेशंस, US FDA के रेगुलेशंस, यूरोपियन यूनियन के रेगुलेशंस, सारे रेगुलेशंस पे हमारे मॉडल को ट्रेन किया है। और LLM हमें असिस्ट करता है टू इंटरप्रेट द रूल्स, इंटरप्रेट द रेगुलेशंस एंड पुट इट टुगेदर विद द इंफॉर्मेशन दैट इज ऑन द लेबल। और इसके बाद एक कंप्लायंस समरी जेनरेट होती है यूजर के लिए, जो उसे बताती है कि यहाँ पे आपके कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस पैरामीटर्स है, यहाँ पे आपके मिसिंग डिक्लेरेशंस है, ये जो आप वायोलेशंस यहाँ पे हो रही है इस लेबल पे, ये इसके क्लॉजेस ये है, और ये हमारे रिकमेंडेशंस है। तो इस तरह से यूजिंग AI वी हैव बिल्ट दिस एंटायर मॉडल। लेकिन सवाल ये कि आपने SaaS सब्सक्रिप्शन मॉडल क्यों चुना रशीदा, और इस पर मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया? रेगुलेटरी लेबलिंग का जो प्रोसेस है वो एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है श्रेया। दिस डजंट एंड। एक लेबल बना के कंपनी स्टॉप नहीं हो जाती। सो कंटिन्यूसली उसी प्रोडक्ट पे इनोवेशंस होते हैं, नए इंग्रेडिएंट्स डाले, पुराने इंग्रेडिएंट्स हटाए, सप्लायर्स चेंज हुए, न्यूट्रिशन वैल्यू चेंज होती है। इट्स अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कभी आपके फेस्टिव सेल्स हो गए, आपके प्रमोशन पैक्स हो गए, उसमें भी पूरा आर्टवर्क चेंज हो जाता है, तो वापस वो रीलेबलिंग की एक्सरसाइज शुरू होती है। नाउ this is a continuing process within the organization. Second point is कि रेगुलेटरी अपडेट्स जो हो रहे हैं आपके, FSSAI हर 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में नए नए रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, एडवाइजरीज, नोट्स रिलीज कर रही है। एंड जस्ट लाइक FSSAI, इंटरनेशनली भी बहुत सारे रेगुलेशंस कंटिन्यूसली अपडेट हो रहे हैं। नाउ हमें सॉफ्टवेयर को अपडेट करे रखना है विथ दीज लेटेस्ट रेगुलेटरी चेंजेस, एंड हमेशा हर लेबल हमारा कंप्लायंट हो, उसके लिए ये प्रोसेस राउंड द क्लॉक है।
which makes the annual SaaS subscription model the best model applicable. तो हमारे लिए ये सबसे ज्यादा कन्वीनियंट और ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है एज अ बिजनेस मॉडल, और मार्केट में कंपनीज को भी यही लगता है कि दिस इज वेरी कंफर्टेबल, और ये उनके ईज ऑफ अडॉप्शन पे भी रिफ्लेक्ट करता है। काफी कंपनीज हमारे साथ जुड़ी हुई है एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल विद दिस सब्सक्रिप्शन प्लान दैट वी हैव। मैं जानना चाहूंगी कि आप नेक्स्ट 10 इयर्स में लेबल ब्रांड को कहाँ देखती हैं, उसके साथ इसका भी जवाब दीजिए कि आप $5 लाख जो आपने जुटाए हैं ये कहाँ खर्च करेंगी? जो हमारा सीड फंड है, ये एक, अगर मैं एक इंग्लिश प्रोवर्ब की तरह अगर आपको कहूँ तो इट्स लाइक टेकिंग द कार आउट ऑफ द गैराज। अभी हाईवे पे तो दौड़ना बाकी है। तो ये फंड से हमें दो चीजों में बहुत मदद मिलेंगी। नंबर 1 इज स्केल। हमें वर्टिकली ग्रो करना है, हमें हॉरिजॉन्टली ग्रो करना है। वर्टिकली मीन्स हमें और कैटेगरीज कवर करनी है, हमें और रेगुलेशंस कवर करने हैं। फूड लेबलिंग के अराउंड भी काफी रेगुलेशंस है जिसपे हमारा काम चल रहा है। एडवर्टाइजिंग क्लेम्स मॉडल अगर आप बोले, जो प्रोडक्ट के ऊपर जो कंपनीज क्लेम्स करती है, हम उसे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा सॉल्व करना चाहते हैं। फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग के जो रेगुलेशंस है उस पे हमारा काम चल रहा है। फिर अलग अलग कैटेगरीज के जो नुआंसेस है वो भी हमने तैयार कर लिए हैं। एंड हॉरिजॉन्टली अगर मैं बोलूँ आपको, तो वी वांट टू गो बियॉन्ड इंडिया। सो इंडिया के बाद हमने अब आज ऑलरेडी सिस्टम पे 22 कंट्रीज लाइव है। यूएसए, कनाडा, गल्फ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोपियन यूनियन का पूरा कॉन्टिनेंट। अनदर 10 कंट्रीज जो है हम अगले महीने जनवरी में ऐड करने हैं, एंड बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हमें 50 कंट्री के साथ लाइव होना है। तो दिस सीड फंड इज पर्टिकुलरली फॉर टेक्नोलॉजी एंड इट इज फॉर टैलेंट टू गेट इन द राइट पीपल to come and work with us and build the company with us. और हमारा एम है कि we want to be the world's first global food regulatory cloud solution. एक डिजिटल बैकबोन बनाना चाहते हैं हम फूड कंप्लायंस के लिए, जहां पे रियल टाइम में ग्लोबली रेगुलेशंस अपडेट हो, ऑटोमेटिक लैंग्वेज ट्रांसलेशंस और अलग अलग लैंग्वेजेस में लेबल्स जनरेट हो। हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल के साथ आर्टवर्क्स का कंप्लायंस पूरा मिनट्स में हो जाए। पूरा कंप्लायंस सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है और एड क्लेम्स और बाकी सारे रेगुलेशंस के साथ। एंड वी वांट टू मेक इंडिया अ वेरी ट्रस्टेड फूड सप्लायर टू द वर्ल्ड। तो हमारे जो लेबल्स है, हमारा खाना है यहाँ से जो जाता है इंटरनेशनली, वी वांट अदर कंट्रीज टू ट्रस्ट अस, वी वांट देम टू अडॉप्ट अस, एंड जीरो रिजेक्शन रेट पे ले जाना चाहते हैं फॉर लेबलिंग कंप्लायंसेस। Very interesting and all the very best for that, Rashida, and thank you so much for joining us today. और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। Thank you so much. Thank you, श्रेया। तो चलिए अब वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे स्टार्टअप जगत का वीकली राउंड अप लेकर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। चलिए अब जानते हैं फंडिंग की समस्या को मात देते हुए किसने जीता निवेशकों का भरोसा, कौन से फाउंडर्स को मिला नए पार्टनर्स का साथ, और कुछ और बड़े फैसले जो स्टार्टअप को बना सकते हैं कल के बड़े बिजनेस। देखते हैं स्टार्टअप न्यूज इन ब्रीफ। बेंगलुरु बेस्ड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स प्लेटफॉर्म स्काईडू ने सस्केहेना एशिया वेंचर कैपिटल से सीरीज ए फंडिंग राउंड में $10 मिलियन जुटाए हैं। इसमें एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर एलिवेशन कैपिटल ने भी हिस्सा लिया। स्काईडू अब तक कुल $19.7 मिलियन की इक्विटी फंडिंग जुटा चुका है। नए फंड का इस्तेमाल कंपनी साउथ ईस्ट एशिया, द मिडिल ईस्ट, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका के 20 से ज्यादा देशों में लोकल कलेक्शन सर्विस बढ़ाने में करेगी। श्रीवास्तव, श्रीधर और मोविन जैन ने शुरू की स्काईडू एक्सपोर्ट्स की कई देशों में लोकल कलेक्शन के जरिए पेमेंट लेने की सुविधा देता है। इसका मॉडल फ्लैट फी प्राइसिंग, जीरो फॉरेक्स मार्कअप्स और 24 आवर सेटलमेंट जैसी सुविधाएं देता है। स्काईडू फीरा जैसे कंप्लायंस डॉक्यूमेंटेशन को और ऑटोमेट करता है और साथ ही इनवॉइसिंग, रिमाइंडर्स एंड अकाउंटिंग इंटीग्रेशन जैसे टूल भी मुहैया कराता है। इस समय कंपनी 50 से ज्यादा शहरों में 30,000 प्लस एमएसएमईज, फ्रीलांसर और स्टार्टअप्स को सर्विस देती है। यहाँ 32 से ज्यादा करेंसी में ट्रांजैक्शन प्रोसेस होते हैं। कंपनी का दावा है कि पिछले 1 साल में उसका पेमेंट वॉल्यूम 4 गुना बढ़ा है और अब स्काईडू अगले 2 साल में $5 बिलियन के सालाना ट्रांजैक्शन वॉल्यूम का लक्ष्य रखा है।
कंज्यूमर लेंडिंग कंपनी 5 ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि IFC से सीरीज F फंडिंग राउंड में $35 मिलियन जुटाए हैं। नए फंड का इस्तेमाल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ाने और लोन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और पेमेंट के लिए एक बेहतर अनुभव देने के लिए किया जाएगा। साथ ही कंपनी जिम्मेदार क्रेडिट और सकारात्मक सामाजिक प्रभाव पर भी ध्यान रखेगी। 5 की शुरुआत 2015 में अक्षय मेहरोत्रा और आशीष गोयल ने की थी। कंपनी पर्सनल लोन, लॉन्ग टर्म लोन, म्यूचुअल फंड के बदले लोन, डिजिटल फिक्स्ड डिपॉजिट और हेल्थ केयर, एजुकेशन और सोलर रूफटॉप जैसे सेक्टर्स के लिए इम्पैक्ट लोन देती है। 5 का दावा है कि अब तक ये 90 लाख से ज्यादा लोन दे चुकी है, जिससे हेल्थ केयर और एजुकेशन फाइनेंसिंग में जाना माना फिनटेक प्लेयर बन गई है। कंपनी 940 से ज्यादा शहरों में पहुंच बना चुकी है और 8,500 पार्टनर सेंटर्स और 50 से ज्यादा चैनल पार्टनर्स के साथ अपनी लेंडिंग सर्विस बढ़ा रही है। एनर्जी एफिशिएंसी स्टार्टअप स्मार्ट जूल्स ने अपनी सीरीज बी फंडिंग राउंड में $10 मिलियन यानी लगभग 90 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस राउंड को SBI वेंचर्स के SVL SME नीव 2 फंड ने लीड किया। इसके अलावा सोलर एनर्जी कंपनी वारी और फैमिली ऑफिस स्पेक्ट्रम इम्पैक्ट ने भी इस राउंड में हिस्सा लिया। इस नई फंडिंग का इस्तेमाल कंपनी अपनी एनर्जी सेविंग और कूलिंग सर्विसेज को नए सेक्टर्स और बड़े प्रोजेक्ट्स तक बढ़ाने में करेगी। इसमें मैन्युफैक्चरिंग, बिल्डिंग ऑटोमेशन और डिस्ट्रिक्ट कूलिंग जैसे सेक्टर्स शामिल हैं। साथ ही कंपनी टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स और ऑन ग्राउंड टीम को भी और मजबूत करेगी। फिलहाल स्मार्ट जूल्स हेल्थ केयर और हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टर्स में काम कर रही है। स्मार्ट जूल्स की शुरुआत 2014 में अर्जुन गुप्ता, सिद्धार्थ गुप्ता, उज्जवल माजुमदार ने की थी। ये स्टार्टअप बड़े बिल्डिंग्स और फैक्ट्रियों का बिजली बिल कम करने में मदद करता है। कंपनी स्मार्ट सेंसर और कंट्रोल लगाती है जो एयर कंडीशनिंग, चिलर्स, कंप्रेशर्स, बॉयलर्स और लाइटिंग जैसी मशीनों की लगातार निगरानी करते हैं। उनका सॉफ्टवेयर खुद तय करता है कि कौन सी मशीन कब और कैसे चलेगी, जिससे बिजली की खपत कम से कम हो लेकिन आउटपुट वही बना रहे। D2C प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन ब्रांड अर्थफुल ने अपनी प्री सीरीज ए फंडिंग राउंड में 26 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस राउंड को फायरसाइड वेंचर्स और V3 वेंचर्स ने लीड किया। साथ ही एट्रियम एंजल्स ने भी इसमें हिस्सा लिया। स्टार्टअप इस फंडिंग का इस्तेमाल महिलाओं को हेल्थ पर फोकस करने वाले अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ाने, टीम मजबूती और पूरे भारत में ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाने में करेगा। अर्थफुल की शुरुआत 2020 में बहनों की जोड़ी वेदा और सुधा गोगिनेनी ने की थी। कंपनी डेली मल्टीविटामिन, प्लांट प्रोटीन और फंक्शनल सप्लीमेंट्स बेचती है। इसका मेजर फोकस मेनोपॉजल महिलाओं की स्वास्थ्य ज़रूरतों पर है। इनके प्रोडक्ट्स में स्किन, हेयर और स्लीप जैसी समस्याओं के लिए खास मल्टीविटामिन भी शामिल हैं। स्टार्टअप अपने प्रोडक्ट्स खुद की वेबसाइट, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन और क्विक कॉमर्स ऐप्स जैसे कि ब्लिंकिट पर बेचता है। कंपनी का दावा है कि उसके पास 2 लाख से ज़्यादा ग्राहक हैं। अर्थफुल तेज़ी से बढ़ते D2C मार्केट में काम करता है जो 2030 तक $300 बिलियन का बाजार बनने की उम्मीद है, क्योंकि नई ब्रांड और इनोवेशन लगातार बढ़ रहे हैं। आज का ये शो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आपके फीडबैक हमें पोस्ट करें CNBC आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या हमें ईमेल करें ae@nw18.com पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नई बिजनेस आइडियाज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए CNBC आवाज।